ये सेशन में और एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन जो है आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो है 12 जून को प्रस्तावित है। तो ऐसे में पॉलिटी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके पीछे का कारण है जो मैं समझ पाता हूँ, वो ये है कि पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 100% क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और अगर हम 2021 पीसीएस की पेपर को देखें और साथ में आरओ पेपर को देखें, तो ये पाते हैं हम लोग कि भैया अगर कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं, अगर हम उनको कवर कर लेते हैं तो आसानी से जो क्वेश्चन कवर अप करने चाहिए उसमें कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि एक परंपरागत पैटर्न पे सब लोग हम लोग पॉलिटी पढ़ते ही पढ़ते हैं। उन सेक्शंस को हम लोग छोड़ के चले चले जाते हैं जो हमें लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब यूपीपीएससी का ट्रेंड इस तरीके से हो चुका है कि जो परंपरागत नहीं था उसी से सवाल अब उठाने लगा है, तो उसी को ध्यान में रख के सीरीज चलाई जाएगी। और बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक जो है सिर्फ पॉलिटी के नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के मेरे द्वारा कवर अप कराने की कोशिश आपको मैं करूंगा, ताकि आप लोगों को एक अच्छा एज मिल जाए प्रीलिम्स के पेपर में। तो चलिए शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे इस वीडियो में हम लोग संवैधानिक प्रारूप यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कहाँ था, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो करंट से रिलेटेड करके भी चीजों को रखेंगे, क्योंकि जो चीज चर्चा में रहती है अमूमन देखा जा रहा है, चाहे मेंस हो पीसीएस का चाहे प्रीलिम्स हो, वही क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में, और हमें लगता है कि ये यूं ही पूछा गया है। लेकिन ये कुछ भी यूं ही नहीं पूछा जाता, कहीं ना कहीं वो साल भर चर्चा में रहा होता है टॉपिक। देखिए संविधान निर्माण से शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो 26 जनवरी जो 2022 हमारा बीता है अभी, उसको जो है हमने कैसे मनाया, अपने 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है जी, ये बाइलिंगुअल स्लाइड्स हैं, लैंग्वेज मेरी हिंदी होगी। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप नीचे लैंग्वेज जो है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, तो सीरीज बाइलिंगुअल चलेगी। मौखिक जो ऑडियो होगा वो हिंदी में ही होगा, कुछ कुछ शब्दों को इंग्लिश में कर देंगे। तो भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो 1950 में भारत ने क्या किया, तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो उसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक शब्द होता है गणतंत्र, एक शब्द होता है लोकतंत्र। तो आखिर लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में समझ लीजिए पहले आप लोग। कि जब हमारा राज्य का या राष्ट्र का प्रमुख चुना हुआ होता है, तो ऐसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। और जब हमारा जो प्रमुख होता है राज्य का, वो चुना नहीं होता, अनुवांशिक होता है, तो वह क्या होता है, वो गणतंत्र नहीं होता है। जैसे अगर हम भारत और ब्रिटेन की तुलना करें संदर्भ में, तो पाते हैं कि भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्र तो हैं, लेकिन भारत और ब्रिटेन दोनों गणतंत्र नहीं है। भारत गणतंत्र है लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, यानी कि चुना हुआ नहीं होता, अनुवांशिक होता है। तो जब हमारा प्रमुख चुना हुआ नहीं होगा, अनुवांशिक होगा, तो हम क्या हो सकते, हम गणतंत्र नहीं कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं, इसलिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है लोकतंत्र के साथ साथ। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि फैक्चुअल जैसे आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीपीएससी, उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। जैसा आप सभी लोग को पता है कि हमने जो है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, अपना संविधान का 7% हिस्सा लागू कर दिया गया था। इसी दिन हमने संविधान के 7% को लागू किया गया, और इसी वजह से इस दिन को हर साल हम क्या मनाते हैं, एक संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और नागरिकों को इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति, जो देश के पहले नागरिक हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और झंडा फहराते हैं, सामान्य सी बात है। अब मेन आते हैं हम लोग। देखिए चर्चा में है भारतीय ध्वज संहिता। यहां से क्वेश्चन पिछले 2 साल में आए हुए पीसीएस में, तो एक बार देख लीजिए। जो लेटेस्ट भारतीय ध्वज संहिता है वो 2002 की है। 2002 की ध्वज संहिता 3 भागों में विभाजित है। इसमें जो है एक तिरंगे का सामान्य विवरण, और सार्वजनिक और निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन नियम, और सरकार तथा सरकारी निकाय द्वारा ध्वज के प्रदर्शन के नियम इसमें उपबंधित किए गए हैं। तो क्वेश्चन यहां बनता है कि भारत की भारतीय ध्वज संहिता किस वर्ष पारित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट जो हमारे पास है वो है 2002। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट है इसका प्रतीक व नाम। ठीक है, इसका जो प्रतीक और नाम अधिनियम कब है, 1950, और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इन दोनों डेट को देख लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीमा के अलावा
सार्वजनिक और निजी निकायों शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ये कहती है ये आपकी संहिता। और तिरंगे का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, ये भी इस ध्वज संहिता में उल्लिखित है। ठीक है, अब आते हैं अपने असली कंटेंट की तरफ कि मेकिंग ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। तो शुरू करेंगे, इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा और जहां जहां बताऊंगा कि ये पीटी के फैक्ट यहां से उठ सकते हैं, तो आप उस लोगों को, आप लोग चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, संविधान सभा की मांग जो है सर्वप्रथम 1934 में की गई। कब की गई थी? 1934 में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1934 में की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? कम्युनिस्ट नेता, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम एन रॉय के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था कि हमें एक संविधान सभा होनी चाहिए जो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। तो ठीक है, ये सीधे दो फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों के दोनों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसे कांग्रेस पार्टी ने उठाया और अंत में 1940 में इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश सरकार ने कब जो है संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी, तो कब की थी? 1940 में की थी। और उसी क्रम में, लेकिन उस समय क्या हुआ कि युद्ध का माहौल चल रहा था, जैसा आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद जो है औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई है उसकी डेट बताइए। कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में की गई थी। ठीक है, अभी तक की डेट तो पूछा गया है, कभी ये नहीं पूछा गया कहां पे हुई थी इसकी बैठक, तो ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में की गई थी, जिसे अब जो है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल हुआ करता था। वहीं पर जो है आपकी संविधान सभा की पहले बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के। ठीक है, 11 दिसंबर, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 1946 को संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। और क्या नाम था इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था नाम। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसकी डेट क्या थी? 11 दिसंबर 1946, यानी कि 2 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर को संविधान सभा गठन हुआ अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। उसके 2 दिन उपरांत 11 दिसंबर को यह हुआ। उसी क्रम में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू। ये 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। और इसे बाद में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2021 या 20 के पीछे पूछी गई है, 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1945 को प्रस्तावना के रूप में इसे अपना लिया गया। यानी कि जो प्रस्तावना थी वो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उसे 22 जनवरी, डेट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में संविधान के स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण डेट और पूछी जाती है, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन किया गया। इसकी डेट पूछी जाती है कि जो प्रारूप समिति थी इसको कब गठित किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया, कौन बनाया गया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बनाया गया। किसको? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। और साथ साथ इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और संविधान सभा द्वारा उस पर हस्ताक्षरित कर लिया गया। ठीक है, तो ये मोटी मोटी प्रक्रिया, क्योंकि देखिए हमें क्या होता है, हमें पूरा प्रोसेस पता होता है, लेकिन हम मेन कंटेंट को, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये जो पूरी क्लास की सीरीज होगी वो होगी इस पर डिपेंड कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं हम उसके इर्द गिर्द पढ़ाई करें अपनी, क्योंकि अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है। तो हमें उसी उद्देश्य से चलना होगा ताकि हम एक ऐसा रिवीजन करें जो स्मार्ट रिवीजन कहलाता है। तो अगर भाई पूछ लिया गया तो संभावना कि दूसरे भाई पे सवाल पूछा जा सकता है, बहन पे सवाल पूछा जा सकता है। तो परिवार के इर्द गिर्द घूमिए जहां सवाल पूछा गया है, तो चीजें क्या होंगी? आसान हो जाएंगी मान ली। और यूपीपीसी से कर रहा है, कई साल से कर रहा है। 24 जनवरी 1950 को
संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया अंतिम में किस तिथि को पूरी हो जाती है। बहुत लोग इसका आंसर 26 जनवरी 1950 लगा के जाते हैं, गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई। ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, किस डेट को, तब वहां पे भी बहुत लोग 26 जनवरी 1950 का उत्तर लगा चले जाते हैं, लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा सही डेट क्या है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है और देश में एक कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, अब आते हैं संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा संवैधानिक सरकार। इस पर भी क्वेश्चंस लगातार बनते चले आ रहे हैं, इसमें कथन कारण वाले सवाल बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा चैप्टर से। तो संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार गठित, नियंत्रित और सीमित हो, व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुसार ही संचालित होती हो, ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष की क्या कहते हैं कि इच्छाएं नहीं होती हैं, विधि बना दी जाती है, उसी अनुसार पूरा सिस्टम चल रहा होता है। इसी के द्वारा जो है सरकार को गठित किया जाता है संविधान के अनुसार, उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको सीमित किया जाता है। क्वेश्चन आता है ना कि संविधान जो है सरकार को असीमित शक्तियां देता है, गलत हो जाता है स्टेटमेंट इसीलिए। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिस राज्य में संविधान हो वहां संवैधानिक सरकार भी होती है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें ऐसा नहीं पाते। प्रत्येक राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान तो होता है, पर संवैधानिक सरकार हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे कि चाइना का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, संविधान वहां भी है लेकिन क्या संवैधानिक सरकार है, नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दुनिया में पड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है, संविधान तो है लेकिन उसके अनुसार चलती हुई सरकार हमें व्यवहारिक रूप से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए हिटलर, स्टालिन के समय जर्मनी और रूस में संविधान तो था किंतु संवैधानिक सरकार भी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों देशों में राजनीतिक आचरण संविधान पर आधारित न होकर व्यक्ति या राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं पर आधारित था। वर्तमान में हमें चीन में दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। संवैधानिक सरकार विधि के अनुसार कार्य करते हुए लोक कल्याण पर आधारित होते हैं, अतः राज्य में केवल संविधान का होना मात्र सरकार की संवैधानिकता नहीं बनता। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझिए शिशु कंसेप्ट को, कि सिर्फ संविधान हो इसी से नहीं कह सकते कि संवैधानिक सरकार है। ठीक है, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो आगे चल के हम लोग कवर अप करेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जो मामले कहे थे कि सरकार जो है इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो क्या कर सकें, बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर सकें देश के। तो ये सब क्या है, संवैधानिक सरकार के उदाहरण है, आगे चल के हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव था, मैंने भी डेट बताई पीछे आपको, उसी पर आधारित है। इसमें बदलाव किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें क्या था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है नए जोड़े गए। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में कि प्रस्तावना को पहली बार कब संशोधित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। क्या क्या जोड़ा गया इसमें, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जो है सम्मिलित इसमें किए गए। ठीक है, हम भारत के लोग, इसका अर्थ है भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु। यहां से क्वेश्चन फिल्म से बनता है कि भारत में या देश में कि सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, तो वहां पे 4 विकल्प दे देता है, संसद, संविधान, सुप्रीम कोर्ट और जनता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनता। ध्यान रखिएगा सर्वोच्च शक्ति अगर ये चारों विकल्प दिए गए हैं तो जनता में निहित है। ठीक है, अतः भारतीय जनता को ही अधिकार मिले हैं कि वही संविधान का आधार है। तो जनता क्या है, हमारे संविधान का आधार है। क्वेश्चन कई बार बनता है। संप्रभुता, संप्रभुता का क्या अर्थ है कि भारत किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं है तथा यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का आसान शब्दों में समझिए कि हम जो भी नियम कानून बनाएंगे हम अपने संविधान के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बनाएंगे। कोई अन्य देश जो है हमें गाइड नहीं करेगा कि हम ऐसा संविधान बनाए, हम ये करें, हम किस देश के साथ जैसे अभी वर्तमान में अगर इसको जोड़ के देखें
तो आप लोग लगातार न्यूज पढ़ते हैं कि रूस से भारत के संबंधों से अमेरिका नाराज हो रहा है, अमेरिका चाहता है भारत ऐसा करे वैसा करे। क्यों नहीं हम कर रहे हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि हम संप्रभु हैं, हमारी इच्छा है, हम चाहे जैसे वैसे करेंगे भाई। हमें अमेरिका थोड़ी ना बताएगा कि हमें किस देश से किस प्रकार संबंध रखने हैं। हम अपनी आवश्यकताओं और अपनी परंपरागत मित्रता या अन्य मुद्दों के नाते हम देखेंगे कि हमें किस देश के साथ किस प्रकार संबंध बनाना है। इसी को कहा जाता है संप्रभुता, इंग्लिश में कहते हैं सोवरेनिटी। समाजवादी शब्द, ये क्या है? समाजवादी शब्द का आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व अथवा नियंत्रण के साथ साथ उनके वितरण में सामंजस्य। आसान भाषा में समझिए, समाजवाद का बेसिक सब मतलब है कि जो समाज के संसाधन है उस पर समाज में रह रहे सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो। मतलब चाहे जैसे कि अभी क्या देखेंगे आप भैया, समानता कहाँ है हमारे समाज में? हमारे यहाँ पर आप देखिए कि 87% लोगों के पास 80% लोग जो है भारत के, वो 11% संसाधनों पर जीवित है। शेष शेष 89% संसाधन जो है वो एक लोगों के पास है, 1% लोगों के पास है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है सिस्टम चल रहा है। समाजवाद तो है नहीं, लेकिन समाजवाद का अर्थ होता यही है कि जो भी संसाधन है वो किसी एक के पास संकेंद्रित ना हो, समाज के हर वर्ग के पास संसाधनों तक पहुंच हो और उनका स्वामित्व भी उनको दिया जा सके। ये हमारे उसकी भाषा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमें दिखाई नहीं देती। पंथ निरपेक्षता, इसका क्या अर्थ है? ये भी कई बार आ चुका है, मेंस में भी खूब आता है इस सवाल। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब बेसिकली होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत में रह रहे लोग किसी भी धर्म को, किसी भी मत को मान सकते हैं, उन पर कोई रोक प्रतिबंध नहीं होगा। और संविधान अपने लोगों को अपने धर्म को मानने के लिए जो है कुछ सुविधाएं भी प्रदान करेगी। ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है पंथ निरपेक्षता। लोकतांत्रिक, ये क्या है? देखिए, गणतंत्र मैंने बता दिया, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक रूप के लक्षण है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र के लक्षण क्या क्या हैं, तो आपको बताना है कि वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, मतलब आप किसी को चुन सकते हैं, आपके अंदर क्या अभिलित हो सामाजिक रूप से। कानून की सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊपर कानून, उससे ऊपर कोई नहीं। न्यायपालिका क्या हो? स्वतंत्र हो, वो किसी के अधीन ना हो, चाहे कार्यपालिका चाहे विधायिका। भेदभाव का अभाव हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्योंकि यहाँ पर विधि का शासन हो। और यहाँ पर क्या हो? सबसे बड़ी बात, ये जो है हमारे लोकतंत्र के एक प्रमुख लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, लोकतंत्र क्या है? एक आम आदमी द्वारा अपने तंत्र को चलाने के लिए, एक आम आदमी का अपने तंत्र को चलाने के लिए उसको चुनने की जो उसकी ताकत है, इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता खुद शासन करती है, अपने लिए नियम बनाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा? जैसे भारत में हम अपने लिए लोगों को चुनते हैं और वो हमारे नियम कानून बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हर स्थिति में संभव नहीं हो पाता, ये छोटी सी जनसंख्या जहां होती है वहां संभव है, लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक गणतंत्र बता चुका हूं। भारतीय गणतंत्र की व्यवस्था में किसी व्यक्ति अथवा, ये सब हमारे शब्द दिए गए हैं कहां? प्रस्तावना में। ठीक है, राजा के स्थान पर हमने वास्तविक शक्ति जो है एक चुने हुए व्यक्ति को रखा हुआ है। इसी को, ऐसी व्यवस्था क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। स्वतंत्रता क्या है भैया? स्वतंत्रता नामक शब्द का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति के विकास में सहायता करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं मूल अधिकार के अंतर्गत, उससे क्या लाभ होता है? एक विकल्प दिया रहता है ऑप्शन में, व्यक्ति के विकास। और विकास कैसा होता है? ये सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, मानसिक, इन सभी विकास में सहायक होता है आपकी स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं व्यक्ति के अंदर? उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होते हैं। जो आपके मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं आपके व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। अगर किसी देश में स्वतंत्रता का अभाव है तो आप जो है आपका कोई न कोई विकास निश्चित रूप से बाधित हो रहा होगा। न्याय, भारतीय संविधान में लिखित न्याय की अवधारणा का संबंध सामाजिक न्याय से, राजनीतिक न्याय से, आर्थिक न्याय से, तीन न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, इन तीन न्याय का वर्णन हमारे प्रस्तावना में किया गया है। समता, इसका क्या अभिप्राय है?
समाज के सभी वर्गों के लिए विशेषाधिकारों एवं भेदभाव की अनुपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने से है। मतलब कि लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पर, ठीक है, या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा हमारे समाज में। ये बात हमारा संविधान कहता है, इसी कहते हैं समता, इक्वेलिटी इंग्लिश में। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत क्वेश्चन इस पर बनता है कि संविधान का पार्ट है कि नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और अंतिम में क्या निकल के आता है कि क्या संविधान का भाग है कि नहीं प्रस्तावना, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बेरूबाड़ीवाद, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 की डेट याद रखिएगा, मैच कराने के लिए क्वेश्चन आता है। बेरूबाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाते हैं और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। यह भी क्वेश्चन आता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी बोला है। ध्यान रखिएगा, बेरूबाड़ीवाद में ये बोला है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावनाओं को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी माना, किंतु अपनी व्याख्या में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहा कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी तो है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको संविधान का पार्ट नहीं मान सकते। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ बनता है। एक में तो इसी वाद में तो कह रहे हैं कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बच्चों ने याद कर रखा है। यहाँ बेरूबाड़ीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये बना देता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्तिष्क की कुंजी माना है संविधान निर्माताओं के, तब वहां पर आप लोग इस वाले ऑप्शन पे तो जाते ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेरूबाड़ी संघ मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 आता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में जितनी भी अपनी क्या कहते हैं व्याख्या दी थी उसको अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना क्या संविधान का एक भाग है, ठीक है, संविधान का एक भाग है। और यही से जो है एक और चीज निकल के आती है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बुनियादी ढांचा। और एक कट ऑफ डेट डिसाइड की इन्होंने 23 अप्रैल 1973 और कहा कि इस डेट से पहले तक जो भी कुछ किया संसद ने वो किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं लाएगी जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। अगर ऐसा कर रहा होगा संसद का कोई कानून तो हम उसे शून्य घोषित कर सकते हैं। तो कट ऑफ डेट दे दी और इसके बाद समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर की अपनी सूची जो है सुप्रीम कोर्ट अभी भी प्रस्तुत कर रहा है। इसी प्रकार LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है। तो फाइनली जो लेटेस्ट केस है, इसके बाद फिर 1973 के बाद विवाद उत्पन्न हुआ था, LIC वाद बनाम भारत सरकार, इसमें पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या एक अभिन्न भाग है, ठीक है। फाइनली क्या है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। मतलब संविधान के माध्यम से, सॉरी, विधायिका के माध्यम से आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि देखिए इसमें न्याय की बात की गई है, इसमें समानता की बात की गई, क्यों नहीं मिल रहा हमें, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, न तो इसके माध्यम से कोई शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि संविधान में ये बात लिखी गई है तो फिर अब संसद को एक काम करना होगा या कोई काम कर रहे तो इसको रोकना होगा। इस प्रकार कोई प्रतिबंध जो है कोर्ट नहीं लगा सकता, ठीक है। साथ ही एक गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 4 विकल्प दे देगा, हाँ, नहीं, व्यवस्था पर, या क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करता है, ऐसे ऑप्शन नहीं, किसी भी कीमत पर इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक। प्रस्तावना में संशोधन की क्या क्या संभावना है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पॉसिबिलिटी टू अमेंड द प्रीएम्बल, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368 पता है आपको संविधान संशोधन की शक्ति देता है, तो इस पर हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती 1973 में उठा था, ठीक है। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है शुरुआत में, ठीक। पहले यह हुआ, फिर क्या हुआ, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है,
और न्यायालय ने यह मत जो है बेरुवारीवाद जो थी, बेरुवारीवाद 1960 के तहत किया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है किंतु संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यही मैंने बताया आपको 1973 वाले वाद में निकल कर आया था। ये माना गया कि संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं, मूल संरचनाओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में समझ लीजिए, 1960 में बेरुवारी वाला वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया है ही नहीं, पार्टी नहीं है। जब पार्टी नहीं है तो फिर प्रस्तावना में संशोधन का मामला ही खत्म हो जाता है। लेकिन 1973 के मामले में स्वीकार किया इसने, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि संविधान का एक अभिन्न अंग है। लेकिन साथ साथ ये भी नियम बनाया, इसमें आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन की सीमा क्या होगी? संशोधन की सीमा ये होगी कि उसके माध्यम से आप कोई बेसिक स्ट्रक्चर ना खराब कर रहे हो। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर मोटे मोटे क्या है, पता चल रहा, संशोधन करके ऐसा कोई शब्द जोड़ दो कि कहे कि आज से न्यायपालिका जीरो, आज से कह दो कि देश में राष्ट्रपति का शासन होगा, प्रधानमंत्री जीरो। तो ये सब जो मोटी मोटी चीजें जिससे पूरा सिस्टम हमारा रन कर रहा है, अगर आप उसमें परिवर्तन का प्रयास करोगे तो वो क्या होगा, वो माना जाएगा मूल संरचना में डिस्टर्बेंस, और उसके आधार पर हम संशोधन की अनुमति प्रस्तावना में नहीं दे सकते। कुल मिला के एक बीच का रास्ता अपना लिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा इस कट ऑफ डेट से पहले जो किया सो किया संसद ने, अब आगे से अगर संसद करती है तो उस पर हम क्या कहते हैं, पुनर्वालोकन करेंगे और चेक करेंगे कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ तो नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो रही होगी तो हम उस सीमा तक उस कानून को शून्य घोषित कर देंगे जिस सीमा तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा होगा। ठीक है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है। इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या है, वैध ठहराया, मतलब कि इसे माना कि इस पे किसी प्रकार का कोई बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। उसके बाद अभी तक कोई संविधान संशोधन इस प्रकार का नहीं हुआ जो कि प्रस्तावना में कोई परिवर्तन लाता। ठीक है। अब आइए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या ही इसको देख लेते हैं। एक ऐसी प्रणाली जिसमें शक्तियों को केंद्र तथा उसके घटक भागों जैसे राज्यों अथवा प्रांतों के मध्य विभाजित किया जाता है, उसे संघीय प्रणाली कहलाती है। भारतीय संविधान में संघीय तथा एकात्मक दोनों प्रणालियों की विशेषताओं के कारण इसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। इसको आसान भाषा में समझिए। देखिए संघीय प्रणाली क्या है, एक गोला बड़ा बड़ा, इसके अंदर छोटे छोटे गोले, ये हो गया आपका संघ बड़ा गोला, और ये छोटे छोटे गोले हैं, ये क्या है, राज्य। ठीक। तो जब संघ है बड़ा गोला, उसके अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, इन दो मिलकर आपस में रहते हैं और अपने लिए कानून बनाने की शक्तियां दोनों के पास हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची। ऐसी कंपाइल्ड व्यवस्था को संघीय प्रणाली कहा जाता है, यानी कि फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। भारत में थोड़ी सी समस्या है। भारत में हमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली की विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम प्योर फेडरलिज्म की बात करें तो प्योर फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि जहां पर संघ और राज्य एक समझौते के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े कि ठीक है तुम हम, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका और अमेरिका के जो राज्य हैं उनके बीच समझौता हुआ कि एक देश के रूप में अमेरिका होगा और राज्य जो उसके अंदर है कैलिफोर्निया दुनिया भर के, ये एक राज्य के रूप में सहअस्तित्व में रहेंगे, लेकिन दोनों के अलग अलग संविधान होंगे, दोनों के पास शक्ति होगी अपने अपने स्तर की, और राज्य जब चाहे तो उससे अलग होकर अपने जो संघ को तोड़ सकते हैं। ठीक है। ये व्यवस्था अमेरिका में है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है। इसीलिए भारत के जो संघ है उसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा अंतर है, कैसे है, क्या एकात्मक प्रणाली होती है, क्या संघीय, इसको एक बार देखने का प्रयास हम लोग यहाँ पे करते हैं। भारतीय संविधान क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं क्या है। क्यों मैंने कहा ऐसा नहीं है, भारत में राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है कि जब चाहे अलग होकर, जैसे आज पश्चिम बंगाल का मन करे कि चलो भैया हम तो आज से नए देश, तो नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है। फिर इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, आगे वाले आने वाले समय उसको बताएं क्या क्या उपाय हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक संघ है। पहली है दोहरी शासन की पद्धति। भारत में सरकारों के दो प्रकार हैं, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई सूचियों के माध्यम से, तुम इस पे कानून बनाओ, तुम इस पे कानून बनाओ। तो पहला हो गया। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसी के तहत
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है और उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन किस समय किस पर कानून बना सकता है। दो विशेषताएं दिखाती हैं आपको कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा देश कैसा है, संघीय सिस्टम है। तीसरा क्या है, लिखित संविधान, ये भी क्या संघीय शासन की एक उदाहरण। भारत का एक संविधान कैसा लिखित संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के संगठन, शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित किया गया। ठीक है, लिख कर परिभाषित कर दिया गया, मतलब कि किसी प्रकार की ओवरलैपिंग या किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो, ऐसे में लिखित संविधान में क्या है, एक संघीय प्रणाली की ओर इशारा करता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश का उच्चतम कानून है। केंद्र राज्यों के कानून संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए। तो एक सर्वश्रेष्ठ कानून बनाया गया है, संविधान उसे बोला गया और उसी के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और उसी के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को रन करती हैं। ये भी क्या इंगित करता है कि हम क्या हैं, एक संघात्मक व्यवस्था है, संघीय प्रणाली है। फिर है कठोर संविधान। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इस सीमा तक कठोर बनाया गया है, इसके संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों की समान संतुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। संशोधन के लिए 3 प्रकार के नियम हैं जिसमें राज्यों की भूमिका को भी महत्व दिया गया है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़े व्यापक स्तर पर संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था दिखाती है भैया कि हम क्या हैं, एक फेडरल सिस्टम है। ठीक है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र सरकार की एजेंट के रूप में न्यायपालिका नहीं काम करती है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में काम करती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका अगर है तो देखती है कि कहीं केंद्र जो है राज्यों के क्षेत्र का अधिग्रहण तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका भी क्या करती है, एक संघीय व्यवस्था की ओर इशारा करती है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। भारतीय सदन में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा के रूप में 2 सदन गठित किए गए हैं जो क्रमशः राज्यों और देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही केंद्र में एक सिस्टम बनाया गया है कि राज्यसभा के रूप में राज्यों के संग कोई अत्याचार, दुराचार या किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा होगा तो राज्यसभा इस संदर्भ में कदम उठा सकती है। इस व्यवस्था के माध्यम से भी हमने क्या किया है, एक सेंट्रल फेडरल सिस्टम को स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। अब एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है, सब क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं, दे देता है निम्न में से कौन सी एक एकात्मक लक्षण है, निम्न में से कौन सा एक संघात्मक लक्षण है, सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में आपसे। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, संविधान में किया गया शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। उदाहरण के लिए केंद्रीय सूची में राज्य सूची के मुकाबले अधिक विषय और केंद्रीय सूची में अधिक महत्वपूर्ण विषय और समवर्ती सूची में केंद्र को अधिक महत्व और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र में समाहित। देखिए कुल मिला के जब आप सूचियों को पढ़ोगे थोड़ा ध्यान से पाओगे कि जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जिससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, रेवेन्यू के साधन जो है वो सब कहाँ है, केंद्र के पास है। साथ साथ समवर्ती सूची में कोई मामला अगर फंसता है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई है, अगर मान ली दोनों में टकराहट होती है केंद्र राज्य में तो समवर्ती सूची पर बना हुआ केंद्र कानून मान्य होगा। इसके अलावा कहा गया इन तीनों सूचियों में कोई विषय नहीं है उसे अवशिष्ट विषय कहा जाएगा और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, वो बोला गया कि वो किसके पास है भैया, केंद्र के पास है। तो जब ऐसी व्यवस्था यानी कि सशक्त केंद्र की बात हो गई तो फिर हम इसको संघीय व्यवस्था कैसे कह सकते हैं, फिर क्या है ये तो एकात्मक हो गई ना। तो पहली विशेषता क्या है, सशक्त केंद्र। दूसरी है राज्य अनश्वर नहीं, मतलब अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत भारत में राज्यों की क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद अपनी इच्छा अनुसार राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और राज्यों के नाम में साधारण बहुमत से, देखिए क्वेश्चन प्रीलिम्स से बनता है, साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकता है। मतलब अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना देना हो तो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही साधारण बहुमत से वो जब चाहे तब इस काम को कर सकती है अपने सुविधानुसार। ऐसी व्यवस्था कहा गया है कि राज्य नश्वर है हमारे यहाँ पर, मतलब राज्य कभी भी अपना अस्तित्व खो सकते हैं। अमेरिका में राज्य अपना अस्तित्व नहीं खो सकते, जैसे मैंने बताया एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। बहुत ही साधारण तरीके से, साधारण बहुमत से उनके क्षेत्र में, उनके नाम में, उनकी सीमाओं में केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है। तो ये व्यवस्था भी क्या दिखाती है कि हम एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। दूसरा एकल संविधान, भैया हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है, ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश का अलग संविधान चलता हो, नहीं चलता ना। केंद्र के संविधान एक ही संविधान बना, उसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नियम बनाए गए हैं। तो जब एकल संविधान है
और संविधान एकल है और राज्यों का कोई संविधान ही नहीं है, तो ये व्यवस्था भी क्या दिखाती है, एकात्मकता की ओर इंगित करती है। ठीक है। फिर संविधान का लचीलापन। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम कठोर है। भारतीय संविधान में एक बड़े भाग को संसद द्वारा साधारण अथवा विशेष बहुमत से एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। एकल प्रणाली से मतलब कुछ ही मामलों में क्या है, राज्यों की जो है सहमति की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सभी मामलों में केंद्र सरकार अपने ही लोकसभा और राज्यसभा मिलकर विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन कर ले जाते हैं। कुछ ही मामले हैं जिसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में क्या है, संविधान में अत्यधिक लचीलापन पाया जाता है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं केंद्र की ओर झुका हुआ महसूस होता है, यानी कि एकात्मकता के ऊपर झुका हुआ हमें दिखाई देता है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। संसद का जो उच्च सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के अनुसार है। अतः राज्यों में सदस्य संख्या में विभिन्नता देखने को मिलती है। अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें, उधरी गोवा सिक्किम में छोटे छोटे देखोगे तो बहुत बहुत कम सीटें। तो ऐसे में क्या असमान प्रतिनिधित्व है राज्यों का ना। तो ऐसे में अगर जब असमान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक समान दर्जा मिला हुआ है राज्यों को। एक ये भी क्या है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ कंसेप्ट है। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध आर्टिकल 352, 356 और 360 हमेशा विवाद का कारण रहा। 356, तो ये जो उपबंध है इसके माध्यम से राज्यों को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, राज्यों को रेगुलेट किया जाता है और असीमित शक्तियां जो है केंद्र सरकार को आपातकालीन उपबंध दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपातकालीन उपबंध भी कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर हमारे संविधान को या प्रणाली को झुकाए हुए प्रतीत होते हैं। सीधे क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि भैया इसमें से कौन से चार दे देगा ऑप्शन, ये क्या है, एकात्मकता का लक्षण है, ये संघात्मकता का लक्षण है, सीधे आपको पहचानना होगा। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। ठीक है, कनाडा के संविधान के अनुसार हमारे यहाँ भी क्या है, एकल नागरिकता है। मतलब आपके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है। आप कहो कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, नहीं, आप कहाँ के नागरिक होगे, भारत के नागरिक। इसी के साथ साथ आप अगर इंडियन नागरिकता आपके पास है, उसके साथ आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हो तो आपकी इंडियन नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भैया हमने क्या कर रखा, एकल नागरिकता ले रखी है। ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम क्या है, एकात्मक है, संघात्मक नहीं। अमेरिका में क्या है, आपके पास अमेरिका की भी नागरिकता और वहां के राज्यों की भी नागरिकता मिलती है। हमारे तरफ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये भी कहीं दिखाई इंगित करता है कि हम क्या हैं, हम एकात्मक हैं। एकीकृत न्यायपालिका, एक तरफ स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका, दोनों में अंतर समझिएगा। ये एकीकृत न्यायपालिका की बात कर रहा है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, जिसके तहत राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं। न्यायालय की एकल व्यवस्था केंद्र और राज्यों दोनों कानूनों पर समान रूप से लागू होती है। और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं एकीकृत जो न्यायपालिका है उसका झुकाव हमें देखने को मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्वतंत्र न्यायपालिका भी शब्द है, लेकिन वो स्वतंत्र न्यायपालिका दिखाती है कि हम संघात्मक हैं। लेकिन जब शब्द एकीकृत न्यायपालिका का इस्तेमाल किया जाए, समझिएगा वो कहीं ना कहीं बायसनेस का एक बोध आपको करा रही है। अखिल भारतीय सेवाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 में इनका प्रावधान किया गया है। 3 सेवाएं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफओएस, बहुत लोग फॉरेन सर्विसेज समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, वो फॉरेस्ट सर्विसेज है, वन सेवा। ये 3 सेवाएं हमारे यहाँ पे कैसी हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनका जो चयन होता है वो तो केंद्र सरकार की तरफ से होता है, लेकिन इनको राज्यों में स्थापित कर दिया जाता है और राज्यों में जाकर ये राज्यों के अधीन तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनका नियंत्रण लगभग केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसे में अखिल भारतीय सेवा भी क्या है, एक जो है एजेंट के रूप में कार्य करती हैं और एक विवाद का विषय हमेशा बनी रहती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य। तो ऐसे में ये व्यवस्था भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और राज्यों में जाकर सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और राज्य की क्या कहते हैं कि प्रशासन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एकात्मकता का लक्षण। इसके साथ साथ एकीकृत लेखा जांच मशीनरी यानी कि सीएजी, आर्टिकल 148। आपने देखा होगा सीएजी के पास ताकत है राज्यों के खातों को भी जांचने की और उसके संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की। तो ये देखा जाती पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये राज्यों के खातों की भी जांच कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर जो है क्या है, दिखाता है। ठीक है, तो राज्यों के खातों की जांच कर सकता है और इसकी नियुक्ति और पदान्नति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है, जिसमें राज्यों का कोई भूमिका नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं
एक जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के मुद्दे पर और संघात्मक और एकात्मक मुद्दे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, तो ऐसे में इसकी भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है और इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान एकात्मकता की ओर अधिक झुका। ठीक है, अगला पॉइंट है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसके तहत राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों को अनेक विषय प्रदान किए गए हैं, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची का कोई भी ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और भले ही राज्य सूची का विषय क्यों ना हो, राज्यसभा एक संकल्प के माध्यम से अगर उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो क्या कर लेगी, तो क्या होगा, उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपने कह तो दिया कि राज्य सूची एकदम स्वतंत्र, लेकिन आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, ये 4 आर्टिकल हैं जिसके माध्यम से क्या करती है, आपके केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की क्षमता रखती है अलग अलग मुद्दों पर। उसकी डिटेलिंग करेंगे हम। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मतलब क्या हुआ, एक तरीके से केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करते हैं और मंत्री परिषद कौन होते हैं, प्रधानमंत्री हेड करते हैं मंत्री परिषद को। तो अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनकी मर्जी का व्यक्ति ही राज्यों में राज्यपाल बनेगा। तो ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं क्या है, और ये राज्यपाल जो होते हैं केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे में हमने देखा कि ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा छाया रहा है और ये कहीं ना कहीं एकात्मकता के ऊपर इंगित दर्शाता हुआ हमारे संविधान को दिखाता है। ठीक है, फिर इसके साथ एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वो भी भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, न कि राज्य चुनाव आयोग के, राज्य विधानमंडल के चुनाव उसके द्वारा कराया जाता है। तो ये एकीकृत निर्वाचन प्रणाली भी कहीं ना कहीं राज्यों के जो अस्तित्व है या राज्यों में जो निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं, निष्पक्ष तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि निष्पक्ष तो करा ही रहे हैं, अगर हम व्यवहारिक को छोड़ दें, प्रैक्टिकल को छोड़ दें, थ्योरेटिकल के हिसाब से चले तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली क्या है, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि हम जो है एकात्मक अधिक हैं, संघात्मक नहीं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीधे आपको हेडिंग देखनी है बस। ये राज्यों के विधेयकों पर वीटो, राज्यपाल के पास क्या शक्ति है कि कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, वो विचार के लिए रोक सकते हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति उन पर आर्टिकल 111 का प्रयोग करके वीटो के द्वारा अनंत काल के लिए अपने पास रख सकते हैं, फिर उस पर राज्य कुछ नहीं कर सकते। ये वाली जो शक्ति है ना, राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, क्या कर रही है, आपको एकीकृत व्यवस्था की तरफ इशारा करती है। और ये भी केंद्र संबंधों में बिगाड़ का एक बड़ा कारण भी है। खैर केंद्र संबंध पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे चीजों को हम लोग। तो आप ध्यान, राज्य के ये सब पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी भी हेडिंग सब पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, एक एक करके इतने अच्छे से डिटेल कर देंगे पॉलिटी को कि पॉलिटी के 100% सवाल आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।